आज का पाठ है हमारा गिल्लू और लेखिका है महादेवी वर्मा जी। पाठ को यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं पाठ को। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। तो सोन जूही जो कि एक फूल है, उसके पौधे में आज एक पीली कली लगी है। कली जो कि फूल का पहला स्टेप होता है, जहाँ पर उसकी पंखुड़ियाँ जो हैं आपस में एक दूसरे पर चिपकी रहती हैं, लेकिन वही पंखुड़ियाँ जब फैल जाती हैं, खुल जाती हैं, तो वो एक फूल का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर लेखिका जो है वो सोन जूही की बात कर रही हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है और इसे देखकर अनायास यानी एकदम से ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद आ गई, जो इस लता की सघन, सघन यानी घनी, हरितिमा यानी हरी में छिपकर बैठता था। एक पौधे का फूल है, एक पौधा है फूल का, उसमें कली लगी है और नाम है सोन जूही, जिसके बारे में लेखिका बता चुकी हैं। और इसी के साथ वो ये भी बता रही हैं कि उसकी सघन हरितिमा यानी कि पौधे में अच्छे खासी पत्तियां भी हैं, तो इसलिए घनी पत्तियां हैं जिसमें एक छोटे जीव का स्मरण हो आता है आज लेखिका को। और उस छोटे जीव के विषय में आगे भी अभी लेखिका हमें विस्तार से बताएंगी। तो वो बताती हैं कि वो छोटा जीव जिसका स्मरण हो आया है आज लेखिका को, वो इसी हरितिमा में छिप कर बैठा करता था और फिर मेरे निकट यानी पास पहुंचकर ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण, लघु मतलब होता है छोटा, प्राण मतलब जीव, तो जो छोटे जीव हैं उसके लिए लघु प्राण का भी प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ हुआ छोटा जीव, तो उसकी आज खोज है। तो लेखिका बताती है कि ऐसा माहौल हुआ करता था, जिस छोटे जीव का स्मरण हो आया है आज लेखिका को, वो छोटा जीव किस तरीके से या तो उस सघन हरितिमा में यानी सोन जूही में होता था, या तो वहाँ से निकलकर वो लेखिका के कंधों पर उछलता था। और लेखिका जो है इस डर से कि शायद उसने उस कली को तोड़ दिया हो या किसी तरीके का नुकसान पहुंचा दिया हो, तो उसकी खोज करती थी। पर आज वो उस लघु प्राण की खोज कर रही हैं, क्योंकि वो लघु प्राण शायद उनके साथ नहीं है, जो कि हमें पाठ पढ़ने पर आगे पता चलेगा। परंतु वह अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। तो यहीं पे ही हमें लेखिका ने बता दिया है कि जिस छोटे जीव की बात वो कर रही हैं, लघु प्राण की बात कर रही हैं, उसकी चर्चा उन्होंने यहाँ पर हमें बता दी है कि वो अब लेखिका के साथ नहीं है, वो इस जीवन में नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई है, और शायद वो इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल भी गया होगा। तो हो सकता है कि सोन जूही में ही जहाँ पर उस जिस मिट्टी में सोन जूही के पौधे लगाए गए हैं, वहीं पर उस छोटे जीव को दबा दिया गया हो उसकी मृत्यु के बाद, इस वजह से उसकी जड़ में मिट्टी होकर ही वो मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और लेखिका को ऐसा लगता है कि उस मिट्टी में मिल जाने से उसका जो उसके होने का जो एहसास है वो शायद इसी कली के माध्यम से है, और शायद वो इस कली के रूप में मुझे चौंकाने आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं यानी कि छूकर चुपचाप भाग जाना और फिर छूना। तो इस तरीके का छुआ मतलब छूना, और किसी को भी टच करके आउट करने से संबंधित जो खेल होते हैं, उस तरीके का खेल जैसा चल रहा हो दो कौवों के बीच। कहाँ पर? एक बरामदे में आकर उन्होंने देखा, कमरे, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर उन्होंने देखा कि दो कौवे जो है एक गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से छुआ छुअव्वल का खेल खेल रहे हैं। एक काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित यानी आदर के साथ और बिना आदर के, अति सम्मानित और अति अवमानित। अति सम्मानित यानी बहुत ज़्यादा सम्मान भी पाना और बहुत ज़्यादा उसकी बेकदरी भी होना। यहाँ पर लेखिका जो है दो कौवों को अपने बरामदे में आकर देखती हैं, अपनी चोंच से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेलते हुए, और फिर वो उसकी चर्चा करते हुए उनके दिमाग में
उनसे संबंधित जो विचार आ रहा है, जिसको वो ये बताती हैं कि काकभुशुंडी यानी कौवों से संबंधित भी उनकी एक अलग इमेजिनेशन है, विचार है। ऐसा मानती हैं कि वो एक बहुत ही विचित्र पक्षी है, जिसकी एक साथ लोग बहुत आदर भी करते हैं और अनादर भी। कौवा जो है अपनी कर्कश आवाज़ की वजह से लोगों में नापसंद होता है, लेकिन उन्हीं कौवों को जब आप देख सकते हैं कि श्राद्ध के दिनों में किस तरीके से उनको बेहतरीन खाना दिया जाता है, और जब तक वो ना ग्रहण करें, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके द्वारा किया गया जो भी पूजा पाठ है वो सफल नहीं होगा। तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा सम्मान है और एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा अवमानित भी है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, और ना ही हंस के। लेखिका कहती हैं कि जो पुरखों के जरिए जो इन कौवों को इज्जत मिलती है, वो पुरखे हमारे जो है ना तो गरुड़ के रूप में आ रहे हैं, ना तो मयूर, और ना ही हंस के रूप में। उन्हें पितरपक्ष यानी कि पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक यानी कि कौवा बनकर ही अवतीर्ण उत्पन्न होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी, दूरस्थ यानी दूर बसे जो प्रियजन हैं या फिर रिश्तेदार हैं, वो भी अपने आने का मधुर संदेश, यानी कि ये भी बहुत बार लोगों से सुना होगा आपने कि कौवा अगर काय काय कर रहा है, आज आपके छत पर कर रहा है, आपके घर के पास कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि आज शायद उनके घर में कोई मेहमान आएगा। तो कौवों से संबंधित ये भी एक बात जुड़ी हुई है कि अपने दूरस्थ प्रियजनों को भी आने का जो मधुर संदेश है, इनके इसी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना यानी कि उसको एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता से जोड़ते हैं, और उससे लोग जो है अपने आप को परेशान होता हुआ भी दर्शाते हैं, और इसको उसी अर्थ में प्रयुक्त भी करते हैं। तो इसी अर्थ में यहाँ पर लेखिका जो है कौवों की भी चर्चा कर रही है। जब वो एक दिन अपने कमरे से निकल कर बरामदे में आके देखती हैं कि दो कौवे जो हैं एक गमले के चारों ओर छुआ छुआ का खेल खेल रहे अपने चोंच से, और साथ ही उनको कौवों से संबंधित बहुत सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरीके से लोग उनको एक ही पल में इतना आदर देते हैं और एक ही पल में इतना अनादरित भी महसूस करा देते हैं। तो इस तरीके से उनको यहाँ पर कौवों के विषय में चीज़ें याद आती हैं। आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि मेरे काक पुराण यानी कि जो यहाँ पर वो कौवों से संबंधित चीज़ें बता रही हैं, मेरे पुराण के विवेचन में, चर्चा में, विवरण में अचानक बाधा पड़ी, और इस तरीके से वो कौवों के विषय में सोच रही थी, बता रही थी जो भी विचार आ रहे थे, और उनके उस काक पुराण के विवेचन में, चर्चा में और विवरण में अचानक से बाधा आ जाती है, क्योंकि गमला और दीवार की संधि, जुड़ाव, यानी कि दीवार के सहारे ही कोई गमला होगा, उसमें छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो ये उन्हीं दिनों की बात है जब गिल्लू जो है उनके जीवन में प्रवेश करता है, और उन कौवों को देखती हैं कि किस तरीके से वो कौवे जो है अपनी चोंच से छुआ छुआ का खेल खेल रहे हैं, और उन्हें कौवों से संबंधित और भी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन उन्हीं बातों में बाधा तब पड़ जाती है जब वो आगे बढ़कर देखती हैं कि जहाँ दीवार से सटाकर उनका गमला रखा है, पौधा है, उसमें एक छोटा सा जीव यानी कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो कि अपने घोंसले से अलग हो गया है, वो आकर पड़ा है, और कौवे जो है उस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, जिसकी वजह से ही जो है वो कौवे यहाँ पर खेल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो उसको अपना सुलभ आहार बनाते हुए उसको देख रहे हैं, सुलभ आहार के रूप में उसे देख रहे हैं और खोज भी रहे हैं, और इसी के लिए वो कौवे जो है वहाँ पर खेल खेलते हुए लेखिका को नज़र आते हैं। काक द्वय यानी काक मतलब कौवा, द्वय मतलब दो। दोनों कौवे जो हैं उनकी चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लेखिका कहती हैं कि वो छोटा सा गिलहरी का जो बच्चा है, अगर उन दोनों कौवों की एक एक चोंच उस पर पड़ जाए तो वो एक एक चोंच भी जो है उसको घाव देने के लिए, उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, काफ़ी थे वो। अतः वह निश्चेष्ट सा यानी कि
बिल्कुल ही अशांत सा, जिसमें जो शिथिल हो, जिसमें कोई हरकत ना हो। तो एकदम बिना हरकत के वो बैठा हुआ था, जिससे कि उसको वो समझ ना पाए और उसका आहार ना बना ले उसे। तो वो निश्चेष्ट निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा हुआ था, एकदम शांत, बिना हरकत किए वो गमले में था, जिससे कि कौवे देखकर समझ ना पाए और नहीं तो उसको वो अपना आहार बना लेते। सबने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो सभी लोगों का मानना है कि कौवे की चोंच एक बार लग जाए, उससे घाव हो जाए, तो फिर इनको बचाया नहीं जा सकता। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से यानी कि धीरे से उठाकर अपने कमरे में मैं ले आई। तो लोगों ने कहा कि कौवे की चोंच लग जाए तो उसके बाद इनको बचाना मुश्किल है। तो कौवों ने एक दो कोशिश में अपनी चोंच उन्हें उसे उस छोटे बच्चे को, जो कि गिलहरी का छोटा बच्चा है, उसे मारने की कोशिश की। लोगों के कहने के बाद भी लेखिका का मन नहीं माना और उसने उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछा उसका, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन एक घाव पे लगाने वाली मरहम है, दवा है। तो उसको लेखिका ने रुई से पहले रक्त पोंछा और घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती, रुई को हाथों में रगड़ के एक पतली बत्ती बनाकर दूध से भिगो भिगो कर जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। यानी कि बच्चा जो है, वो गिलहरी का बच्चा जो है, उसके मुंह में रुई की पतली बाती बनाकर उसको दूध में डुबोते, फिर उस पतली बाती से वो दूध टपकता, जिससे कि वो गिलहरी के बच्चे के मुंह में जाए, ताकि वो कुछ उसके पेट में जा सके, आहार कुछ ग्रहण कर सके। इसकी कोशिश में लेखिका ने ये सब काम किया, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला, जिससे कि वो दूध की बूंदें उसके मुंह में गिरे और वो दोनों तरफ उसके ढुलक कर गिर गई। कई घंटे के उपचार के बाद, कई घंटे तक उसकी हालात में सुधार करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई और कई घंटे बीत गए, तो उसके उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत कोशिशों के बाद एक बूंद पानी जो है उसके मुंह तक पहुंचाया गया, टपकाया गया। तीसरे दिन में इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, मतलब अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेंशन फ्री हो गया हो, एकदम आश्वासन हो गया उसे, उसे शांति मिल गई हो और उसे ये भरोसा है कि वो यहाँ पे सुरक्षित है। वो बहुत अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब वो इतना सही हो गया कि लेखिका के साथ एकदम कंफर्टेबल है। वो मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़ता है, लेखिका की वो उंगलियों को अपने पंजों से पकड़ता है और नीले कांच के मोतियों जैसी, जिस तरीके से नीला और कांच, नीला कांच होता है, उसकी जो मोतियां होती हैं, उसी तरीके से उसकी आंखें थी और जो इधर उधर उसे देख रही थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, 3-4 मास यानी 3-4 महीने की बात है, जब जितना बड़ा वो है, 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित यानी कि हैरान करने लगी। सभी ने गिलहरी देखा है किस तरीके से गिलहरी पर धारियाँ होती हैं और किस तरीके से रोए होते हैं, झब्बेदार पूंछ होती है बड़ी सी हैवी, उस पर अच्छे खासे बाल होते हैं, तो झब्बेदार पूंछ है और चंचल चमकीली आंखें हैं उसकी। चंचल चमकीली यानी जो निरंतर इधर उधर देखती ही रहती हैं। और जब वो इस तरीके से तैयार हो जाता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यहाँ पर लेखिका गहरी बात करती हैं, कहती हैं कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। कैसे? जातिवाचक संज्ञा क्या है? आप किसी ग्रुप को कोई नाम देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी एक विशेष को उसका अलग नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगर इसी गिलहरी को हम जंगल में देखते या अपने घरों में देखते, इधर उधर देखते, हमने उसे पाला नहीं होता, तो हम उसे सिर्फ क्या कहते? गिलहरी कहते। अब लेखिका ने उसका नाम रख दिया है गिल्लू, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये गिलहरी तो है लेकिन इस गिलहरी का एक स्पेसिफिक नेम है और इसकी एक पहचान है, इसकी वजह से अब ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो लेखिका ने अब इसको एक नाम दे दिया जिसका नाम है गिल्लू, और ये जातिवाचक संज्ञा से अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुका है और इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने
गिल्लू के लिए क्या इंतज़ाम किए, फूल रखने की डली होती है, उस डली में उन्होंने रुई बिछाई और रुई बिछाकर उसको उसी में गिलहरी के लिए एक जगह बना दी और उसको तार से एक खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और 2 साल तक गिल्लू का वो घर बना रहा। कौन सा? वही डलिया फूल की, जिसमें रुई बिछाकर उन्होंने उसके लिए घर बना दिया था और उसको तार से खिड़की पर टांग दिया था। पूरे 2 साल तक गिल्लू जो है वहाँ उसको अपना घर बनाकर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी यानी मोती सी, यानी जो उनकी आंखें होती है ऐसा लगता है कांच की मोतियां हों, उस तरीके से उनकी आंखें होती हैं, बड़ी बड़ी, बड़ी नहीं लेकिन इफेक्ट जो है वैसा ही देती हैं, जैसे लगता है कि कांच के मनके हों। वैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। यानी कि उसी डलिया में रहकर वो उन्हीं आँखों से निरंतर वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा चंचल थी, जो हर वक्त इधर उधर देखा ही करती थी, वो भी उस डलिया में बैठकर उस कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर जो भी कुछ था उसे देखता और पता नहीं क्या उसमें समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप, यानी दिन भर वो जो भी कुछ करता उसका वो कार्यकलाप, उस पर सबको आश्चर्य होता। दिन भर वो जो करता लोग उसे नोटिस करते और उसको वो सब करता हुआ देखकर लोग हैरान भी होते। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला और इस तरीके से लेखिका के साथ रहते हुए और उसका लेखिका से जो संबंध था इतना बेजोड़ था कि अब वो उसके बिना नहीं रहता था। और किस तरीके से खिड़की पर लेखिका ने उसके लिए इंतज़ाम कर दिए थे, जिसमें रहकर वो घर के अंदर और खिड़की के बाहर जो भी स्थिति थी उसको अच्छी तरीके से देखता और समझता भी था, जिसको देखकर लोग हैरान भी होते थे। लेखिका बताती हैं कि जब भी वो कोई काम कर रही होती थी तो वो नहीं चाहता है कि वो कहीं और ध्यान लगा कर बैठे, वो उसी के साथ खेले या उसी पर ध्यान लगाए, और इसीलिए उसका ध्यान दूसरी तरफ हो सके इसके लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता। और एक उसने अच्छा उपाय भी खोज निकाला था इसके लिए। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। पहले वो लेखिका के पैर पर आता, फिर पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, एकदम सरपट जो है पर्दे पर चढ़ता और फिर उसी तेज़ी से फिर उतर भी जाता। उसका ये दौड़ने का जो क्रम है तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। और इस तरीके से लेखिका के पैर पे आना, पैर से पर्दे पर जाना और पर्दे से वापस नीचे उतरना, वो बार बार वही करता, जिसकी वजह से कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो उसका ध्यान भटक ही जाएगा अपने काम से। और जब तक लेखिका उसे अपने हाथों में ना ले ले तब तक वो यही प्रक्रिया जो है दोहराता रहता। तो ये उसकी ट्रिक थी जिससे कि लेखिका का ध्यान जो है उस पर जाए और वो उसमें कामयाब होता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मतलब छोटा शरीर, लघु का मतलब होता है छोटा, गात का मतलब होता है शरीर। तो गिलहरी है, छोटा सा जीव है, छोटा प्राणी है, छोटा शरीर है, उसको लिफाफे में डालकर लेखिका जो है देखती हैं और कहती हैं कि 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका जो सारा छोटा सा शरीर है वो लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी लेखिका उसको उस एक लिफाफे के अंदर इस तरीके से डालती कि उसका शरीर उस लिफाफे में रहता, सर और पंजे जो हैं वो बाहर आते। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। और इस तरीके की स्थिति में होकर वो घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। लेखिका जो भी कुछ कर रही है वो देखती रहती। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि वो उसे एक लिफाफे में डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि वो लेखिका का ध्यान भटकाने के लिए पर्दों पर चढ़ना उतरना निरंतर करता रहता है और इस तरीके से काम से फोकस हट जाता है। जब तक लेखिका उसको अपने हाथों में नहीं ले लेती तब तक उसे चैन नहीं आता, और जब ले लेती तो उनका काम छूट जाता। तो लेखिका क्या करती है कि उसको अपने एक लिफाफे में डाल देती और उस लिफाफे में उस तरीके से डालती जिससे कि उसका सर और उसके पंजे जो हैं बाहर होते, बाकी छोटा जो शरीर उसका है उस लिफाफे के
अंदर ही रहता, जिसकी वजह से वो दौड़ भाग नहीं कर पाता। और इस तरीके से उस लिफाफे में उसको रख कर लेखिका जो है उसे मेज पर ही खड़ा कर देती और वो घंटों तक उस मेज पर दीवार के सहारे यूं ही खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका जो भी करती है उस कार्यकलाप को देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। जब उसे भूख लगती तो वो अपनी आवाज़ में अपने तरीके से लेखिका को बोलता, लेखिका उसे या तो काजू देती या फिर बिस्कुट देती और उसी लिफाफे में पड़े पड़े वो अपने बाहर के हाथों से आगे वाले हाथों से जो है उसे पकड़कर उसी स्थिति में उसे खाने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। फिर गिल्लू जो है जीवन आगे बढ़ ही रहा था। पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले धीरे धीरे आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां हैं वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी और बाहर खिड़की के बाहरी तरफ से बाहर के नज़ारे तो दिखते ही और बसंत आने की वजह से नीम चमेली की गंध कमरों में आती, लेकिन बाहर के जीव जो है कमरों में एंट्री नहीं ले पाते थे और वो बाहर से गिलहरियां जो हैं उन्हीं बाहरी खिड़की के आवरण पर ही रहकर वहीं से चिक चिक करती और ना जाने क्या कहने की कोशिश करती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। यानी गिल्लू को जब एक बार लेखिका ने बहुत ध्यान से देखा और उसने जिस तरीके से उसे ऑब्जर्वेशन में रखा अपनी या फिर उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो लेखिका को ये महसूस हुआ कि जिस अपनेपन से वो बाहर झांकता है, ऐसा लगता है कि उसे चाहत है कि वो बाहर, वो भी बाहरी बाकी गिलहरियों की तरह ही उछले कूदे, पेड़ों पर चढ़े, इधर उधर आए जाए। तो उसको उस तरीके से बाहर की तरफ देखने पर लेखिका ने महसूस किया कि उसको मुक्त करना आवश्यक है। तो मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। लेखिका ने गिल्लू के लिए कोशिश की और उसने अपनी खिड़की से कीले निकाली और कीले निकालकर जाली का एक कोना जो है खोल देती है और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और इस तरीके से लेखिका ने स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सभी को है, चाहे वो छोटा प्राणी हो, इंसान हो, कोई भी हो। और ये महसूस करने के बाद गिल्लू को उसने आज़ाद कर दिया और जैसे ही आज़ाद किया, उस आज़ादी का स्वाद लेते हुए गिल्लू को देखकर लेखिका को वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। उसने बाहर जाने पर सचमुच ही उसे मुक्ति की जैसे सांस मिली हो ऐसा महसूस हुआ। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी और बहुत छोटा जीव था, इस वजह से घर में जो अन्य जानवर थे, क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा जी जो हैं बहुत ही ज़्यादा जानवरों से, जीवों से प्यार करने वाली थी, तो उनके पास कुत्ते बिल्ली और इस तरीके से अन्य कई जीव भी हुआ करते थे। लेखिका कहते हैं कि इतने छोटे जीव को घर में ही पलने वाले जो कुत्ते बिल्ली हैं उनसे बचाना भी एक समस्या सी थी, इसलिए भी आज़ाद कर देना ही ठीक था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, तो कमरे में लेखिका के जरूरी कागजात होने की वजह से कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गुल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम बन गया। अब जब से लेखिका ने गिल्लू को आज़ाद किया और लेखिका जब बाहर जाती अपने काम से वापस आती, कॉलेज से लौट कर वापस आती, कमरा खोलती, तो कमरा खोलने पे ही गिल्लू को पता लग जाता और वो बाहर से घर के अंदर भीतर आ जाता खिड़की के ज़रिए। और जैसे ही लेखिका को देखता, वो उसके सर से पैर, पैर से सर तक इसी तरीके से निरंतर दौड़ता रहता और इस तरीके से दौड़ लगाता रहता और ये हमेशा का, अब रोज का ही काम हो गया है, नृत्य का क्रम बन गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और जैसे ही लेखिका अपने कमरे से बाहर जाती, गिल्लू भी जो है खिड़की से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और इस तरीके से जब लेखिका अपने कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी बाहर चला जाता और बाहर जाने पर अन्य गिलहरियों के साथ झुंड का नेता बन जाता और इस तरीके से खूब उछलता कूदता और जैसे ही 4 बजते शाम के, वह खिड़की से भीतर आ जाता और फिर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। उसने एक नई चीज़ सीख ली है। वो लेखिका को चौंकाने की इच्छा
रखने लगा। वो उसे चौंकाने की पूरी कोशिश करने लगा और ना जाने कब और कैसे ये चीज़ उसमें उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। और ये तरीका था उसका। वह फूलदान के फूलों में छिपता, पर्दों की चुन्नटों में छिप जाता और सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती हैं कि लेखिका ने अपने जीवन में बहुत सारे पशु पक्षियों से प्रेम किया है और उन्हें पाला पोसा भी है, लेकिन अभी तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मेरे साथ ही मेरी थाली में खाए। ऐसा उन्हें बिल्कुल याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है वो। एक्सेप्शनल केस जो नियम कानून से अलग चलता हो, चीज़ अलग है। तो गिल्लू जो है इनमें अपवाद है, वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती हुई खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी ही थाली में बैठकर खाना बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और बहुत मुश्किलों से लेखिका ने उसको थाली के पास बैठना सिखाया, ना कि थाली के अंदर। तो बहुत कोशिश की इन्होंने उस गिलहरी को यानी गिल्लू को पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की कि थाली में नहीं बल्कि थाली के पास बैठना है, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य यानी खाने की चीज़ हुआ करती थी और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खानों की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या फिर झूले से नीचे फेंक देता। यानी अगर बहुत दिनों तक उसको काजू ना दिया जाए तो वो अपनी नाराज़गी को बाकी चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को फेंक कर दिखाता, जताता कि उसे काजू चाहिए। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर देख और इसी तरीके से आगे जब जीवन बढ़ता है, लेखिका बताती हैं कि उनकी मोटर दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है उनका, और उस एक्सीडेंट में जो मुझे चोट लगती है, आहत होती हूँ मैं, मुझे देखकर कुछ दिन अस्पताल में मुझे रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। लेखिका ने हमें अभी इसी पैराग्राफ में बताया कि गिल्लू को काजू कितना पसंद है और अगर बहुत दिन बीत जाएं तो वो बाकी खाद्यों को भी फेंक दिया करता था क्योंकि उसे काजू चाहिए होता था। एक बार लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है और लेखिका हॉस्पिटल में है। बाकी घर के जो लोग हैं वो दरवाज़ा खोलकर गिल्लू को काजू दे जाया करते थे और दरवाज़ा खुलने की आहट सुनकर गिल्लू जो है बाहर से घर भीतर आ जाता, कमरे के भीतर आ जाता और दूसरा व्यक्ति जो काजू रख जाता वो काजू ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे। जितने दिन लेखिका घर से बाहर थी, हॉस्पिटल में थी, उतने दिन के काजू वहाँ पर उन्हें इकट्ठे मिले और हम सभी ने देखा कि लेखिका ने बताया कि किस तरीके से गिल्लू को काजू इतने पसंद थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब उन्होंने देखा तो झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे मालूम होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा है। मेरी अस्वस्थता यानी कि लेखिका के हालात अच्छे ना होने की वजह से वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका जो ख्याल रखने के लिए होती हैं, सेविका, नर्सेज जो कि बीमार होने पर ख्याल रखती हैं। तो लेखिका बताती हैं कि मैं अस्वस्थ थी और जब भी मैं अपने तकिए पर सिरहाने लेटती तो तकिए पर सिरहाने बैठकर जो गिल्लू है वो अपने पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि जैसे ही वो हटता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई सेविका जो है पास से हट गई हो और उसने जो भी सेवा की हो वो ना मिलने पर परेशानी हो जो महसूस हो। इस तरीके से जो गिल्लू की मौजूदगी थी वो महसूस हुआ करती थी। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता और इस तरीके से गर्मियों में जब मैं यानी कि लेखिका दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू जो है वो ना ही बाहर जाता और ना ही अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ
गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। और इस तरीके से वो लेखिका के साथ रहना तो चाहता ही था, लेकिन उसी के साथ ही उसने गर्मी से बचने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका भी खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी जो सुराही है उस पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। और ये था गिल्लू का तरीका कि गर्मी से राहत भी मिलती और साथ ही लेखिका का साथ भी मिल जाता उसे। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो जो गिलहरियों का पूरा जीवन काल होता है वो 2 वर्ष का होता है, उससे अधिक नहीं होता। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो लेखिका हमें बताती हैं कि जो गिलहरी हैं उनका जीवन काल सिर्फ 2 वर्ष से अधिक बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ 2 वर्ष तक ऑलमोस्ट रहता है। तो गिल्लू की जीवन यात्रा का भी जो है अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। तो गिल्लू के जो हालात हैं, जो उसके हालात दिख रहे हैं, उस हिसाब से ये पता है कि जो 2 वर्ष की अवधि है ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और जो उसका स्वास्थ्य है जिस तरीके का दिख रहा है कि दिन भर उसने ना तो कुछ खाया होता है और ना ही वो बाहर जाता है। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरने की स्थिति, यानी जब कौवों ने उसको अपना आहार बनाने की कोशिश की थी, तब की बात है। तभी जब लेखिका ने उसको बचाया था और उसकी उंगली पकड़कर वो रहा था, तो तभी की मरणासन स्थिति में पकड़ा था, वही उंगली पकड़कर वो आज भी बैठा हुआ है और अपने अंत की यातना यानी पीड़ा, यानी कि उसका अंत समय आ गया है और उस पीड़ा को भी सहने के बाद भी वो अपने झूले से उतरता है और लेखिका के बिस्तर पर आता है और अपने ठंडे पंजों से वही उंगली पकड़ता है और हाथ से चिपक जाता है जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा हुआ होता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात सुबह कि प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन रात के वक्त की बात है कि जब सिरहाने पर आकर गिल्लू जो है लेखिका का हाथ पकड़ लेता है, उसकी वो उंगली पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा ठंडे पंजे होने की वजह से लेखिका जो है हीटर जला देती है जिससे कि उसे हाथ पैर उसके गर्म हो सके, उसके पंजे गर्म हो सके। लेकिन सुबह होते होते तक वो उसका जीवन जो है उसका अंत हो जाता है, वो उसकी समाप्ति हो जाती है और वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो जाता है। कहने का अर्थ है कि अब अगर उसका यहाँ से अंत हुआ है तो दूसरा भी कोई जीवन मिलेगा, तो वहाँ जीवन में जागने के लिए वो यहाँ सो जाता है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी है। और उसके जाने के बाद से लेखिका ने उस झूले को भी उतार दिया और उस खिड़की की जाली को भी बंद कर दिया। परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है वो जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। यानी सब कुछ वैसा ही है, बस गिल्लू नहीं है और गिल्लू जो कि छोड़कर जा चुका है। और गिल्लू के जाने के बाद लेखिका ने वो झूला भी उतार दिया है और वो खिड़की के जाली भी बंद कर दी है और वो गिलहरियों का बाहर जो जालियों से झांका करती थी, गिलहरियों की नई पीढ़ी आ गई है और वो उसी तरीके से आज भी जाली के उस पार से चिक चिक करके आवाज़ करती हैं और जाली पर बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं। और उस सोन जूही पर, जिस सोन जूही में छिपता था वो गिल्लू, वो सोन जूही पर भी बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की जो लता है उसके नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। सोन जूही में ही जो है अक्सर खेलते खेलते जो है गिल्लू छिप जाया करता था और उसके अंत के बाद लेखिका ने उस सोन जूही की जो लता है उसी के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी और उसी मिट्टी में उसे दबा दिया। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात यानी छोटे जीव को, छोटे शरीर वाले को किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को ऐसा विश्वास है कि सोन जूही की इस मिट्टी में दबा देने से एक न एक दिन वो इस फूल का रूप लेकर उसके सामने आता ही रहेगा और उसको कहीं ना कहीं वो संतोष मिलेगा और इस वजह से वो गिल्लू को महसूस भी कर पाएगी। जिस तरीके से गिल्लू ने
लेखिका के जीवन में आकर और जीवन के एक पक्ष को किस तरीके से बदल दिया था। गिल्लू के अंत के बाद गिल्लू जिन चीज़ों को पसंद करता था और जहाँ पर उसका अस्तित्व था, उस अस्तित्व को जहाँ उसने बना कर रखा था उसको हटा दिया। गिल्लू को जो चीज़ें पसंद थी और जिस तरीके से सोनजूही की लता उसको बहुत पसंद थी, लेखिका ने उसको वहीं मिट्टी दे दी। और ये उम्मीद के साथ कि किसी वासंती दिन यानी वसंत के दिनों में जूही के पीताभ यानी कि जूही में जो पीले फूल खिलते हैं, उस छोटे फूल में खिल जाने का जो विश्वास है लेखिका को, वो उसे संतोष देता है कि कहीं ना कहीं वो गिल्लू को उसके ज़रिए महसूस कर पाएगी। तो इस तरीके से लेखिका जो है उन्होंने अपने जीवन में कई पशु पक्षियों को पाला है, लेकिन जो गिल्लू के साथ का जो उनका अनुभव है, उन्होंने इस तरीके से उसको एक रचना का रूप दिया, जिसके ज़रिए हमें लेखिका के जीवन का जो एक हिस्सा है उसकी जानकारी मिली यहाँ पर। आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरीके से देने की कोशिश की गई है और इसी तरीके से चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें, समझें और अगर आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, ज़रूर लाइक करें इसे, फिर शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिले।